नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं क्लास 12th के। जो हमारा पाठ चल रहा था वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, उसी के कुछ एमसीक्यूज हैं। जैसे कि आपने अभी थंबनेल देखा होगा, टॉप्स जो हैं, टॉप 100 एमसीक्यूज इसमें लेके आ रहे हैं हम, पूरे 100। इन्हीं के अतिरिक्त और कहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से बनेंगे, इनके अतिरिक्त कहीं नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। और हम 2 दिन से लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा शेड्यूल जो जारी हो चुका था, लेकिन उस पर हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो तकनीकी प्रॉब्लम थी, यानी नेटवर्क इश्यू चल रहा था, उस कारण से हम लाइव होते और डिस्कस्ड हो जाते थे। इसलिए हम ये वीडियो अपलोड में दे रहे हैं। आप इस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को करें और करते चलें। ठीक है, तो आज हमारा ये सेशन है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये चलता रहेगा, 1-2 घंटे का लगातार रहेगा, क्योंकि इसमें हम 100 क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। 100 क्वेश्चन जो क्लियर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हमारा भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, तो हम और अपनी आगे को बातों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। तो आप जानते हैं, जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है आकाश लेक्चर, आप इसको जाकर सर्च बार में जाकर इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक कर दिया करें। यहाँ एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड भी हो रही हैं, और हम बहुत जल्दी यहाँ पर लाइव सेशन प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ, ये हमारा चैनल है आकाश लेक्चर, आप देख चुके हैं। ये हमारा चैनल आकाश लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट हमने लिया है। ये हमारी वीडियो है। इसमें यहाँ पर आप होम, इसमें आप खेलोगे ऐसे। जब हमारे चैनल आप खोलते हैं इस टाइप से, तो उसमें आता है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल्स, और यहाँ भी आते हैं अबाउट तक पहुँच जाते हैं आप आखिर तक। तो ये हमारा चैनल है, इस टाइप का हमारे चैनल का लोगो है। आप जाकर सर्च बार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज हम आप लोगों की वजह से पूरी 50 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और कुछ लाइव भी दे चुके हैं। इनमें से 50 से अधिक ही हैं। इनको आप लोगों ने इतना पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और एक और अमेजिंग बात यह है कि अभी जैसे हमारे इस चैनल को बने हुए पूरे 45 दिन हुए हैं। कितने हुए हैं? 45 डे हुए हैं। पूरा हमारा ये चैनल अभी है, ये सिर्फ 45 दिन का है, और 45 दिन में 1.1 के सब्सक्राइबर। इमेजिंग, यानी कि सिर्फ 45 दिन में 1.1, यानी कि 1100 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं सिर्फ 45 दिन में। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबरों का थैंक यू, धन्यवाद। और हमारा आप टारगेट है वो है 1 मिलियन तक का। तो हमें विश्वास है आप हमारे चैनल को 1 मिलियन तक भी पहुंचाएंगे। और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें, और क्या कहें, आप लोगों की वजह से तो सब हो रहा है। आप ठीक है, तो आप लोग ग्रेट हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो कितना अच्छा होता है, और एमसीक्यूज तो उतना ही अच्छा होता है। ये एमसीक्यूज जो है नीट में भी बनता है, और बोर्ड में तो आपके आना ही आना है। और हमारे जो लेसन्स होते हैं, जो हम लेक्चर देते हैं, उन लेक्चर्स में हम वही पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में है, और जो पेपर में आना है आपके, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो
नीट का हो उसमें आना है, हम उसी को पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। यानी कि सारा का सारा जो है हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। इमेजिंग, हम कह रहे हैं इमेजिंग, हमारा जो चैनल है बहुत तीव्र गति से सब्सक्राइबर बढ़ाता चल रहा है। सिर्फ 45 दिन में 1.1 के सब्सक्राइबर आप देख चुके हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ 45 दिन में हमारे चैनल ने 1.1 के सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। प्लस में ही चल रहा है, इससे ज़्यादा ही होंगे, हम एनालिसिस देखते हैं आपका, इससे ज़्यादा ही चल रहा है हमारा चैनल। और जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड होते तक ही कम से कम हमारा चैनल है वो 2 या 3 सब्सक्राइब और बढ़ा चुका होगा। तो आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। और हम उम्मीद करते हैं ये प्यार आगे बरकरार रहेगा, आप हमें इस तरह प्यार करते रहेंगे और ये हमारे चैनल को आप लाइक भी करेंगे और इसको वीडियो को हमारी को शेयर भी करेंगे। तो हम अब अपने आज के जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बात और भी बताना देना चाहते हैं। आप जो हमारे लेक्चर्स देखते हैं, जो प्रतिदिन देखते हैं, या जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो हमारे सारे लेक्चर देखते ही हैं। अगर आप नए हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट, यहाँ ये प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से हमारी सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। और होम पर या वीडियोस पर जाके आप हमारी सारी वीडियोस देखिए, वहाँ से हम सारी की सारी वीडियो जो हमारी अपलोड्स हैं या लाइव हैं सारी वहाँ पर आती हैं। उन वीडियोस को आप जाकर एक एक कर, यानी वॉल्यूम वाइज, एक ऐसी इस वीडियो है ये वॉल्यूम 6 है, तो इसके पहले के जो वॉल्यूम है उस उन सारे वॉल्यूम को देख लीजिए, ठीक है। वो वॉल्यूम देखते चलेंगे आप और आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो प्रत्येक वॉल्यूम को शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप ऐसे 6 वॉल्यूम है ये, आप इस वॉल्यूम को देखेंगे तो इसके आगे का जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखेंगे तो आपको इसके आगे के जो पार्ट हैं जिनमें इम्पोर्टेंट है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको शुरू से देखते चलें, यानी पहला लेक्चर देखें, उसके बाद दूसरा वॉल्यूम, उसके बाद तीसरा वॉल्यूम, इस प्रकार से आप सारे वॉल्यूम देखते देखते आखिरी में जाकर MCQs को देखें और फिर आप देखें कितने MCQs आपसे बनते हैं और कितने आपसे नहीं बनते हैं। बनते हैं तो बहुत अच्छा, वंडरफुल। यदि नहीं बनते हैं तो आप ये कीजिए, उनमें से जो कौन सा टॉपिक्स है जिसकी आपसे वो नहीं बन रहे हैं MCQs, तो आप उस टॉपिक का लेक्चर जाकर दोबारा से देख लीजिए और आपका एक बार जैसे ही पूरा हो जाता है तो आप दोबारा से उसे रिवीजन कर सकते हैं। आप अपनी स्कूल तो इस समय लग नहीं रहे, ये कोचिंग का अलावा इसमें टाइम निकाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाया जा रहा है और टॉप जो है MCQs वो तो हमारे होते ही हैं। तो आप सब का ये जो हमें 45 दिन में इतना प्यार दिया है उसके लिए आप सभी के लिए थैंक यू एक बार फिर मैं हृदय से देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के जो 100 MCQs हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए भी, ठीक है। अगर आपने नीट के लिए भी सोचा है तो भी आप इन MCQs को ज़रूर देखें, क्योंकि ये MCQs आपको वहाँ भी कम से कम 8 से 12 नंबर दिला सकते हैं। इससे 3 बनते हैं या फिर 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और आप सोचते हैं कि इस पार्ट से कोई सरल क्वेश्चन आएगा, तो इस पार्ट से इस गलतफहमी में आप ना रहें कि इस पार्ट से कोई सरल क्वेश्चन आएगा। इससे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल ही होते हैं, न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। ये पार्ट जितना सरल होता है उतना ही इससे कठिन क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप जो MCQs हैं वो हमारे MCQs देखें, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं किस से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। तो ठीक है, तो आज का हम शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, ठीक है।
तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम कलर चूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, यही चलाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हैगा, एक परिवार में 5 लड़कियां हैं और छठे बच्चे के लड़का होने की संभावना कितनी है? कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं, तो छठे बच्चे के लड़के होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधा है 50%, क्योंकि इसमें जो होता है बता देते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं पुरुष के। अब इसमें से एक एक्स ये भाग लेता है इसके साथ, तो एक्स एक्स क्या होगा? पुत्री। और ये क्रोमोसोम्स जब भाग लेगा इसके साथ तो क्या होगा? पुत्र होगा। एक्स वाई ये पुत्र होगा। अब ये क्रोमोसोम्स इसके साथ लेगा तो पुत्री, ये क्रोमोसोम्स यदि इसके साथ लेगा तो पुत्र होगा। यानी 50%, यानी 2 इसमें हम देख रहे हैं ये पुत्री हो रही हैं और एक पुत्र हो, 2 पुत्र हो रहे हैं। तो इस वो संभावना है वो कितनी है? 50% है। तो कितना संभावना हो रही है? 50% की इसमें संभावना हो रही है। ठीक है, अब हैगा दूसरा कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन सामान्यता होते हैं। यानी कृषि में जो प्रयोग किए जाते हैं वो उत्परिवर्तन कौन से होते हैं? वो उत्परिवर्तन प्रेरित होते हैं, स्वतः घात होते हैं, या फिर अप्रभावीकारी, या फिर घातक होते हैं। कैसे होते हैं ये हमें बताना है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, एक इसमें जो है ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन हम बता देते हैं आपकी सुविधा के लिए। इसमें से जो एक ऑप्शन मिसिंग है वो तो इसका आंसर है ही नहीं, तो इन्हीं तीनों में से इसका आंसर है। आप सोचें और बताएं क्या हो सकता है इसमें आपका आंसर। तो कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? स्वतः घातक होते हैं। स्वतः घातक तो हाँ हो सकते हैं किसी मामले में, लेकिन ये पूर्णतः स्वतः घातक नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अप्रभावी होते हैं। तो नहीं, ये अप्रभावी होंगे फिर ये कुछ उत्परिवर्तन देखेंगे ही नहीं, तो ये तो इसमें नहीं होगा। इसमें तीसरा वाला है वो नहीं होगा। इसमें दूसरे ऑप्शन बनते हैं लेकिन इतना नहीं बनता है जितना प्रेरित बनता है, क्योंकि जो भी इसमें जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? प्रेरित होते हैं। ठीक है, प्रेरित होते हैं वो। अब आता है मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में, रुक जाइए, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 44, 48, 42। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अब अगला क्वेश्चन बनता है, स्मॉल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी से संकरण, यानी जो कैपिटल स्मॉल टी टी है उसका क्रॉस कराया जा रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, ऐसे संकरण करता है तो संतति में गुण होंगे। अब संतति जो है इसकी, उसमें कैसे गुण होंगे? 75% प्रभावी होंगे, 50% अप्रभावी होंगे, 25% अप्रभावी होंगे और सभी प्रभावी होंगे। तो इसका जो है आंसर वो क्या है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? कितने प्रभावी होंगे, कितने अप्रभावी होंगे? देखिए, अब इसमें हम संकरण करते हैं तो एक टी आता है, एक टी आता है। ठीक है, एक टी आता है, एक टी आता है। तो ये तो इससे बनेंगे फिनोटाइप बनेंगे ये तो। ठीक है, इससे ये बनते हैं, ये तो बनते हैं फिनोटाइप। अब इससे बनता है जो जीनोटाइप, वो ये बनते हैं। इस टाइप से लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कैपी स्मॉल टी स्मॉल टी कैप स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी इसमें जो बनेंगे कैपी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनती हैं इसमें। तो इसमें जो बनता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ये तो इसके फिनोटाइप हो गए, लेकिन इसमें फिनोटाइप नहीं पूछा है, इसमें पूछा है संतति के गुण होंगे। अब संतति में कैसे गुण होंगे वो हमें बताना है। तो जो चौथे का है वो है बी,
यानी जो 50% इसमें होंगे वो तो प्रभावी होंगे और 50% जो होंगे वो अप्रभावी होंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, 50% जो है अप्रभावी होंगे, ये गुण इसमें होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्रमांक हम देखते हैं 5। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण ABO रक्त समूह होता है। निम्न में से किसके कारण ABO रक्त समूह होता है। बहुकारी अनुवांशिकता के कारण, पूर्ण प्रभाविता के कारण, बहुविकल्पता के कारण, या फिर प्रबलता के कारण। तो किसके कारण होता है, ये पूछा है निम्न में से किसके कारण ABO रक्त समूह होता है। वो किसके कारण होता है, ABO रक्त समूह किसके कारण होता है। बहुकार की अनुवांशिकता, अपूर्ण प्रभाविता, या फिर बहुविकल्पता, या प्रबलता। तो किसके कारण से ये होता है, ठीक है बताएं। तो निम्न में से किसके कारण ABO रक्त समूह होता है। बहुकार की अनुवांशिकता, अपूर्ण प्रभाविता, या बहुविकल्पता, या प्रबलता। ये क्वेश्चन ये पूछा है। तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता भी इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर ये होता है बहु एलीलता। इसका जो आंसर है वो बहु एलीलता होगा या फिर बहुविकल्पता होगा। इसका आंसर बहुकारकता भी हो सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखिए, बहुएलीलता आता है तो आप बहुएलीलता को ही इसमें टिक करें, या फिर अपन आंशिक प्रभाविता को यानी कि अपूर्ण प्रभाविता को भी इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्पता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप इसको अच्छे से देख लें। इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है वो ये दो चीज़ों का एक कॉमन आंसर होता है। बहुकार की वंशागति का भी होता है, अपूर्ण प्रभाविता का भी होता है ये आंसर, ये उदाहरण, और ये बहुविकल्पता यानी कि बहुएलीलता का भी ये उदाहरण होता है। तो आप इसको देखें। अगला क्वेश्चन इसमें हैगा 6 कि अप्रभावी इसी को लिए हम इसको ले आए थे, ये कंफ्यूज करने वाला होता है, इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें बनाया था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। अब आएगा अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2PD में जो फिनोटाइप का अनुपात है वो क्या होता है। जो एपिस्टेसिस है उसमें फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। एपिस्टेसिस में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है F2 जनरेशन में। किसमें, F2 जनरेशन में ये होता है। कितना होता है, 9:3:4। ये इसका क्या होता है, F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइप का अनुपात होता है। किसमें, एपिस्टेसिस में। ठीक है, आपको इसको याद रखें। अब हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 7 हैगा। ये पूछ रहा है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल V स्मॉल v, एंड स्मॉल a एंड कैपिटल V। जब संकरण मतलब का संकरण कराया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो क्या होता है। आप इनका जो है संकरण कराकर देख सकते हैं, आप इनका संकरण कराकर देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, आप इस चारों ऑप्शनों में से बता सकते हैं। तो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ये, कौन सा, इसका आंसर बनेगा पहला। क्यों बनेगा पहला वो हम बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इसका दोनों का क्रॉस कराते हैं इन दोनों का, तो हमें 50% ये प्राप्त होते हैं और 50% ये वाला जो है फिनोटाइप प्राप्त होता है। तो ये रेशियो हमें प्राप्त होता है 50% ये 50% ये। जब इनका वाक किया जाता है तो 1.1/1 आता है, यानी कि 1:1:1। एक अनुपात में ये आते हैं, एक अनुपात में ये आते हैं। हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे समझें तो क्या था हमारा वहाँ, जो हमारा था वहाँ वो था ए दिखा रहा है, चलिए हम डार्क कर देते हैं इसे, ए और वी था।
इनका क्रॉस हो रहा था स्मॉल ए कैपिटल वी। ठीक है, इनसे हो रहा था, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, एक को इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। अब इनको हम नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें भेजते हैं। किस में भेजते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में इसको हम भेजते हैं। तो देखिए आप, यहां से जाता है ए, क्या जाता है? ए और ए। यहां से क्या आता है? यहां से आता है ये वाला आएगा। कौन सा आएगा? आखिरी वाला। ये आ लेंगे तो ये वाला आएगा। कितना आएगा? वी वी। ये एक हो गया हमारा। अब दूसरे वाले को देखते हैं। यहां से जाएगा, कौन सा वाला जाएगा? ए को लेंगे हम, तो इसमें ये छोटी वाली आएंगी, क्योंकि इसके साथ इसका करते हैं, इसके साथ इसका करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें जो ए है हम पहले लिखते हैं, तो स्मॉल ए आएंगी और कैपिटल वी वी, यानी 50% ये हो गए और 50% ये हो गए। दोनों टाइप के आते हैं। 50 में 50 का भाग दिया, कितना बचा? 1/1 बचा। 1/1 यानी 1:1। तो 1 अनुपात इनका आएगा, 1 अनुपात इनका आएगा। आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, यदि पति पत्नी सामान्य दृष्टि वाले हों तथापि उनके अपने पिता वर्णांध थे, तो उनकी पुत्री के वर्णांध होने की संभावना होगी। उनकी जो पुत्री है उसके वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? 0%, 25%, 50% या फिर 75%? कितनी होगी भाई संभावना, वो आप बताएं। उनकी पुत्री की वर्णांध होने की संभावना कितनी होगी? देखो, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। हम जानते हैं कि यदि पति वर्णांध होने के लिए माता के पिता का वर्णांध होना या फिर माता का वर्णांध होना बहुत जरूरी है, पिता का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि पति पत्नी सामान्य दृष्टि वाले, वो कैसे दृष्टि वाले हैं? सामान्य दृष्टि वाले हैं, मतलब ये दोनों ही वर्णांध नहीं हैं हो, तथापि उनके अपने पिता वर्णांध थे। अब उन दोनों के जो पिता थे वो वर्णांध थे, यानी कुछ लक्षण उनमें भी उसके हो सकते हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे थे, तो उनकी पुत्री के वर्णांध होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 0% तो उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि उनके जो पिता थे वो कैसे थे? वर्णांध थे, तो 0% तो उनका होगा ही नहीं। अब उन वे खुद वर्णांध नहीं है तो 75% भी नहीं होगा। और यदि वे दोनों ही नहीं हैं, यदि उनमें से एक होता तो 50% चांस हो सकते थे, लेकिन वे दोनों ही नहीं है तो 50% चांस भी नहीं है। अब बचता है 25%। हाँ, तो 25% चांस बन सकते हैं उनके वर्णांध होने के। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा कि निम्न में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इनमें से एक आनुवांशिक बीमारी कौन सी है वो बताना है हमें। तो 9 क्वेश्चन है, मोतियाबिंद आनुवांशिक बीमारी है, कोढ़ आनुवांशिक बीमारी है, अंधता या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इनमें से कौन सी जो है एक आनुवांशिक बीमारी है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, मोतियाबिंद ये तो एक आनुवांशिक बीमारी होती नहीं है। आपके पिता को है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हो, या माता को इसका मतलब नहीं है आपको हो। कोढ़ भी, ये भी कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है। और अंधता, अंधापन भी कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं होती है। तो इसमें अब आंसर बचता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषों में हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्योंकि यह अप्रभावी बाह्य गुणसूत्र द्वारा ले जाया जाता है। दूसरा कह रहा है प्रभावी गुणसूत्र बाह्य द्वारा ले जाया जाता है। तीसरा कह रहा है प्रभावी विशेषक एक्स गुणसूत्र द्वारा ले जाया जाता है। और चौथा कह रहा है अप्रभावी विशेषक एक्स जो गुणसूत्र है उसके द्वारा इसे ले जाया जाता है। हाँ, तो ये तो सही है, एक्स गुणसूत्र द्वारा ले जाया जाता है
और वो कौन सा होता है, वो अप्रभावी होता है। तो हम जानते हैं कि हीमोफीलिया जो एक रोग होता है ये लिंग संलग्न होने के साथ ही एक अप्रभावी रोग होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि ये प्रभावी रोग नहीं होता है। तो एक्स गुणसूत्र देखो बाय के साथ तो ये होता ही नहीं है, तो पहले जो ऑप्शन है दोनों वो तो गलत हो गए। अब दूसरा जो ऑप्शन है यानी प्रभावी विशेषक एक्स गुणसूत्र द्वारा ले जाया जाता है, तो ये एक्स गुणसूत्र द्वारा तो ले जाता है, लेकिन जो अप्रभावी द्वारा ले जाता है, प्रभावी नहीं होता है, ये रोग प्रभावी नहीं होता है, ये अप्रभावी होता है। तो इसका कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर बालक में लैंगिक पूरक होता है। में लैंगिक पूरक क्या होता है, एक्स ओ होता है, एक्स वाई होते हैं, एक्स एक्स होता है, या फिर एक्स एक्स होता है। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कौन सा होता है। ये डबल हो गए हैं कॉपी में, कॉपीराइट है, कोई दिक्कत नहीं, चलते बताते हैं। आप 11 का क्या है, तो 11 का जो आंसर है वो है एक्स वाई। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक नर बालक का जो पूरक लगता है वो क्या लगता है, एक्स बाय, यानी नर बालक में जो होते हैं एक्स एक्स बाय हो जाते हैं, ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, यानी जो इसका जो है पूरा का पूरा एक्स और बाय होता है, यानी इनके जो पिता का फिनोटाइप होता है वहां से क्या होता है कि जैसे इनका जब युग्मन होता है तो माँ से जाता है एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पिता से क्या जाता है एक्स और एक्स वाई। ये एक्स वाई जब इससे ऐसा एक्स वाई पूरा का पूरा इसमें भाग ले लेता है, तब उसमें जो एक बच्चा है यानी लड़का है, तो वो किससे होता है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है। और स्त्री जो होती है वो एक्स 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 वो क्या होती है, सुपर फीमेल हो जाती है। ठीक है, हम बात देखेंगे उसके बारे में। अब आ जाता है लाल, यानी कैपिटल आर आर लाल, एंटी रिमन का संकरण जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू यानी सफेद, जो कैपिटल डब्ल्यू वाइट वाइट होता है, सफेद से कराया जाता है। तो संतति जो आर डब्ल्यू प्राप्त होती है, यानी वो इनके बीच की होती है। देखिए एक आर जा रहा है, एक डब्ल्यू जा रहा है, तो कैसी संतति हो रही है, इनके बीच की संतति होती है। ठीक है, यानी गुलाबी, देखिए ये लाल थी, ये सफेद थी, लेकिन बीच की क्या थी, गुलाबी थी। तो इसका किसका उदाहरण है ये, इसमें बीच में एक अलग ही दुनिया बसा रहे हैं, यानी कि इसका एक तो लाल था और एक सफेद था, लेकिन ये तो भाई अलग ही चल रहे हैं कुछ, यानी ये तो कोई कह रहे हैं कि हम गुलाबी हैं, यानी क्या बना रहे हैं, गुलाबी जीनोटाइप बना रहे हैं, तब या फिनोटाइप बना रहे हैं, सॉरी गुलाबी फिनोटाइप बना रहे हैं। तब इसमें क्या होगा, ये प्रभाविता या सॉरी एक आएगा, पहला आएगा इसका प्रभाविता, और इसका फिर दूसरा आएगा आंशिक प्रभाविता, और तीसरा आएगा इसका संकरण, और चौथा आएगा संपूर्ण। इनमें से किसका उदाहरण है, तो हमें बताना है 12 क्वेश्चन का ये किसका उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। ये किसका है, अपूर्ण प्रभाविता, यानी आंशिक प्रभाविता का ये क्या है, उदाहरण है। तो आंशिक प्रभाविता में क्या होता है, कुछ बीच की संतति बनती है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता। अब हम चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वह एलील जो अन्य एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता कहलाता है। यानी वह एलील जो अन्य एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता क्या कहलाता है, सह प्रभावी, संपूरक, पूरक या फिर अप्रभावी। तो बताइए 13 का क्या होगा, क्या कहलाता है वो, मतलब वह एलील जो अन्य एलील की उपस्थिति में हो नहीं है, वो जो है जो अन्य एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी वो अपने प्रभाव को नहीं बता पाता है, वो क्या कहलाता है, अपने प्रभाव को जो छुपा लेता है वो क्या होता है, अप्रभावी तो होता है। क्या होता है, अप्रभावी। जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है वो अप्रभावी होता है, अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करता है। सीधा तो कह रहा है अपने प्रभाव को व्यक्त ही नहीं करता है, तो वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें मेंडल का अंतिम नियम कौन सा था।
जो मेंडल का अंतिम नियम था वो कौन सा था? पृथक्करण का, प्रभाविता का, स्वतंत्र अभिव्यूहन का, या बहुजीनी अनुवांशिकता का? किसका नियम था? तो वो है मेंडल का जो अंतिम नियम था वो था स्वतंत्र अभिव्यूहन। आप देख सकते हैं मेंडल के नियमों में जाकर, एनसीईआरटी में, या हमने अपने पिछले लेक्चरों में भी इसे क्लियर कराया है, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं कि मेंडल का जो अंतिम नियम था वो था स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? डी व्रिस को, मंडल नहीं है, ये मेंडल हैगा, मेंडल को, डार्विन को, मॉर्गन को। किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? बताइए। इसमें आप अनुवांशिकी के जनक पूछा है इसलिए आप इसमें मेंडल लगाएंगे। अनुवांशिकी का जनक हैगा, वो हैगा मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी जनक कौन हो गए? मेंडल। तो इसमें मेंडल नहीं लिखा है, यहाँ मंडल लिखा है, तो हम इसको ना लगाकर इसमें ये भी लगा सकते हैं मॉर्गन। मंडल इसका क्या हैगा? गलत ऑप्शन हैगा, क्योंकि मंडल लिखा है। मेंडल होता तभी अनुवांशिकी के जनक थे, हैं। मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं, लेकिन मॉर्गन भी प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक हैं। तो इसमें मंडल लिखा है ना कि मेंडल लिखा है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। इसको हम सही मानेंगे किसको? मॉर्गन को। इसका कारण है मॉर्गन को क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें मंडल लिखा है। मेंडल लिखा होता तो हम मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक मांगते, लेकिन प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? मॉर्गन है। और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं वो स्टेनर हैं, उन्हें हम आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो मॉर्गन जो है प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक हैं, और अनुवांशिकी के जनक जिसे मानते हैं वो है हमारे मेंडल, यानी मंडल नहीं है, वो मेंडल है। मेंडल जो है हमारे अनुवांशिकी के जनक हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये मंडल हैगा, मंडल नहीं है, इसका मॉर्गन लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें मंडल लिखा है। यदि इसमें मेंडल होता, हम फिर कह देते हैं, तो इसका आंसर मेंडल ही बनता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि मेंडेलियन संकरण में, नहीं सॉरी, नौ में, अच्छा संकरों लिखा है, नौ नहीं लिखा, संकरों में कारकों किसके विपर्यासी, यानी कारकों के विपर्यासी जोड़े कहलाते हैं। एक साथ दिखाइए, कारकों के विपर्यासी जोड़ी क्या कहलाते हैं? बहुविकल्पी, एलिलोमार्फ, एलिलोकी, या पैरामार्फ, क्या कहलाते हैं? आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जो 16 है, 16 का आंसर है, सोच लीजिए आप जल्दी। बहुविकल्पी कहलाते हैं, एलिलोमार्फ कहलाते हैं, एलिलोकोई कहलाते हैं, या फिर पैरामार्फ कहलाते हैं। वो कहलाते हैं पैरामार्फ। तो मेंडली संकरों में जो विपर्यासी कारक होते हैं उन्हें हम पैरामार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पैरामार्फ कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये हैगा कि बहुविकल्पी निम्न में से किसकी अनुवांशिकता का नियंत्रण करते हैं? यानी जो बहुविकल्पी होते हैं वो किसकी अनुवांशिकता का नियंत्रण करते हैं? बहुविकल्पी निम्न में से किसकी अनुवांशिकता का नियंत्रण करते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया का, वर्णांधता का, सिकल सेल एनीमिया का, या रुधिर समूह का? बहुविकल्पी, तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, उसका आंसर भी हमने क्या बनाया था? बहुविकल्पी ही बनाया था। ठीक है, क्या बताया था हमने? उसका आंसर बहुविकल्पी बताया था, और उसका आंशिक प्रभाविता भी बताया था। तो उसका जो मेन आंसर है
वो हमने बोला था उसमें अपूर्ण प्रभावता और बहुविकल्प में कंफ्यूज है, तो उसमें आप बहु एलील भी हमने बताया था, उसका आंसर आएगा क्या आएगा, बहु एलील। तो यहाँ देखिए बहुविकल्पी, तो उसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, बहु एलील है। क्या है, बहु एलील है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए क्या है उसका आंसर, बहु एलील पे। हम उसको दोबारा बता देते हैं। तो आप इस बहुविकल्पी जो है इसका उदाहरण क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? 17 का जो आंसर है वो है रुधिर समूह ए बी ओ। ए बी ओ रुधिर समूह किसका उदाहरण होता है, बहुविकल्पी। क्वेश्चन बन चुका है पहले हमारे में, ये बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं हमारे लेक्चर में, जो होते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। किसका आंसर है, किसका आंसर है, रुधिर समूह का। ये क्वेश्चन हमने कराया था, देखिए अभी हम बता देते हैं कहाँ कराया था हमने ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कराया था यहां पर कि निम्न में से किसके कारण एबीओ रक्त समूह होता है, किसके कारण होता है। अपूर्ण प्रभाविता के कारण भी वो हो सकता है, लेकिन इसका हमने जो आंसर बताया था वो बताया था बहुएलीलता। खुद हमने लिख के बताया था इसका आंसर, बहुएलीलता इसका आंसर होता है। 5 का जो आंसर है वो क्या होता है, बहुएलीलता। हमने बताया था बहुएलीलता यानी बहुविकल्पता इसका जो है फाइनल आंसर होता है, हमने बता दिया था। ये दो क्वेश्चन 2 बार बन चुका है, ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं यहां से आगे चलते हैं क्वेश्चन 17, अच्छा 18 आएगा ये क्वेश्चन। 17 2 बार हो रहे हैं। 18 कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हम 17 तक पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं आगे। तो इसमें क्या है, जो 17 है डबल हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। ए रक्त वर्ग वाले पुरुष का विवाह ए बी रक्त वाली महिला से होता है, तो किस प्रकार की संततियां यह इंगित करेंगी कि पुरुष जो है वो विषम युग्मकी है। ए रक्त वर्ग वाले पुरुष का विवाह हो रहा है, वो किससे हो रहा है, ए बी रक्त वाली, यानी जो जीन है, तो इसके ए रक्त वाले के जीन क्या हो सकते हैं, ए रक्त वाले के जीन हो सकता है आई ए और स्मॉल आई। ये तो किसके हो गए, उस पुरुष के क्या हो गए, जीन हो गए। अब इसके जीन जो हैं वो होंगे आई ए और आई वी, इसके क्या हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो यह इंगित करता है कि वो पुरुष है वो विषम युग्मकी है। ठीक है, अब देखिए इसमें से किस प्रकार की संतति यह इंगित करेगी कि पुरुष कैसा है, विषम युग्मकी है। अब इससे आई ए जीन बनता है, तो ये आई ए क्या होगा, समयुग्मकी होगा। ये तो बनेंगे समयुग्मकी। यदि इसके विपरीत बनता है, ए के विपरीत क्या बनता है, बी बनता है, तो ये कैसा होता है, विषम युग्मकी होता है। ये संतति इंगित करती है, तो क्या होगा डी, यानी यदि बी बनेगा तो इसका क्या हो गया, ये विषम युग्मकी हो गया, ये इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन इसका जो बनेगा वो ये बनता है कि एक वर्णांध लड़की मिलना मुश्किल है। वर्णांध लड़की तभी होगी जब, एक जो वर्णांध है लड़की मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो लड़की वर्णांध होती है वो तभी होती है जब उसकी माँ व नाना वर्णांध हो, उसकी माँ व नाना वर्णांध हो, उसके पिता व नाना वर्णांध हो, उसके पिता व नाना वर्णांध हो, उसकी माँ व वर्णांध हो व पिता सामान्य दृष्टि वाले हों, माता पिता सामान्य दृष्टि वाले तथा दादा दादी या नाना नानी वर्णांध हों। कौन सी कंडीशन इसमें लग सकती है, तो 18 का जो हैगा वो हैगा बी, ये यानी उसके पिता व नाना का वर्णांध होना आवश्यक है। किसके, लड़की के जो पिता हैं उसका वर्णांध होना और उसके नाना का वर्णांध होना बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखता है। ठीक है, उसकी माँ वाहक हो, ये उसके लिए वर्णांध होने के लिए साबित हो सकता है।
या सामान्य भी उसमें वर्णांत या वाहक हो सकती है उसके, लेकिन नाना उसकी माँ और नाना उसके पिता नहीं है। ये वर्णांत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं 19 क्वेश्चन पर। दो समरूप एलील युक्त जीव हैं। अब दो समरूप युक्त एलील युक्त जीव कौन से हैं? दो समरूप एलील युक्त जीव कौन से हैं भाई, बताना है। तो 19 का जो आंसर है वो आपको बताना है। प्रभावी संकर या विषम युग्मन जी या सम युग्मन जी, दो समरूप एलील वाले। इसमें दो समरूप एलील हैं तो वो कैसा होगा? विषम युग्मकी होगा। दो समरूप एलील होंगे तो वो कैसा होगा? विषम युग्मकी। समरूप, समान नहीं, समान होता तो सम युग्मकी हो जाती, लेकिन समरूप पूछ रहा है तो इसमें विषम युग्मकी होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी बी यानी कैपिटल ए कैपिटल वी क्रॉस कराना है स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो बीच में क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल वी और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। हमने ये आगे वाला है लेक्चर उसी में किया था। तो इसका अनुपात जो है वो क्या आता है ये हमको बताना था। इसका अनुपात क्या आता है तो हमने वहां भी बताया था। इसमें 50% वो बनती है, 50% ये बनती है। तो इसकी F2 जनरेशन में जो है वो जीन, उसमें था फिनोटाइप का अनुपात था। वो किसका था? फिनोटाइप का। इसमें पूछ रहा है कि जीनोटाइप का अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा उसने जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो वहां जीनोटाइप का अनुपात आ रहा था, वो क्या आ रहा था? 2:1:1:2 इसका आंसर हैगा। ठीक है, आप इसको याद रखें और इनको आप करते चलें, डायग्राम बना बना कर देखें। हम एमसीक्यूज में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक डायग्राम बना कर बता सकें आपको, तो आप खुद अपने आप इसको बना कर देखें। अब आता है वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबाता है कहलाते हैं प्रबलता, प्रभाविता, उत्परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं भाई? 21 का क्या कहलाते हैं बताइए? 21 का क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रबलता। वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबा देता है वो क्या कहलाती है? प्रबलता कहलाती है, यानी प्रभाविता। हाँ, प्रभाविता, ये दोनों ही इसके सही है। प्रभाविता, वो प्रबलता ही प्रभाविता होती है और ये भी प्रभाविता ही होती है, दोनों सेम है। अब आता है एक रक्त वर्ग ओ वर्ग वाले बच्चे के पिता का रक्त वर्ग बी है तो पिता का जो जीन है रूप कैसा होगा? जो जीन रूप है वो कैसा होगा? इसके पिता का जीन रूप कैसा होगा हमें बताना है। 22 का उसके पिता का जीन रूप कैसा होगा? IO या फिर IVV या फिर इसका IAIV या फिर IB और IO होगा। क्या उसके पिता का जीन रूप होगा वो हमें बताना है। तो 22 का जो आंसर है वो हैगा IV और IO। इसका क्या होगा? जीन होगा। क्या होगा? IV और IO, क्योंकि जब उस बच्चे का रक्त समूह क्या है? O है, तो इसका B है तो BO। IV और O होगा, यानी B तो स्वयं का है उसके कारण बच्चे में B तो आया नहीं, उसमें O आया तो इसका O और होगा अलग से। तो क्या होगा? IVIO इसका रक्त समूह होगा, सॉरी रक्त समूह का जीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है, वो कहता है कि 22 या फिर हो गया कुछ, यहाँ 22 था या फिर 22 हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो मनुष्य में 45 गुणसूत्र एकल XO असमानता कारण होती है। ये किसके कारण से असमानता हो जाती है? डाउन सिंड्रोम का या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का या फिर एडवर्ड सिंड्रोम का? किस कारण से ये होती है ये हमें बताना है। एकल X या XO किसके कारण होता है भाई ये बताना है हमें। टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर है, टर्नर सिंड्रोम। क्या है इसका आंसर जो है वो है टर्नर सिंड्रोम के कारण ये होती है। अब आता है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता, लिंग सहलग्नता, आनुवंशिकता या गुणसूत्रों का डिस्कशन। 23 का बताना है हमें आंसर क्या है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? लिंग सहलग्न
इसका कारण क्या है? चलिए बताइए, क्या कारण है इसका? गुणसूत्रों का डिस्कशन। क्या है? गुणसूत्रों का डिस्कशन के कारण ये हो जाती है। किस कारण हो जाती है? ये गुणसूत्रों के डिस्कशन के कारण ये हो जाती है। गुणसूत्रों के डिस्कशन के कारण ये हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यदि माता वर्णांध व पिता सामान्य हो तो उनके बच्चे कैसे होंगे? यदि माता वर्णांध व पिता सामान्य हो तो उसके बच्चे कैसे होंगे? वर्णांध पुत्र व सामान्य वाहक पुत्रियां, वर्णांध पुत्र व पुत्रियां सामान्य वाहक, सामान्य सभी वर्णांध सभी सामान्य कैसी होंगी बताना है हमें। तो जो आंसर है इसका वो है कौन सा? वर्णांध पुत्र होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे, सामान्य व वाहक पुत्रियां होंगी इसकी। ठीक है, ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्यों में बहुजीनी अनुवांशिकता का उदाहरण क्या है? बहुजीनी अनुवांशिकता क्या है? बहुजीनी अनुवांशिकता का उदाहरण 25 बताइए, क्या है बहुजीनी अनुवांशिकता का उदाहरण? त्वचा का रंग। त्वचा का रंग जो है बहुजीनी अनुवांशिकता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुजीनी अनुवांशिकता का उदाहरण है त्वचा का रंग। अगला क्वेश्चन आता है, यदि सामान्य माता पिता के आधे पुत्र हीमोफीलिया से पीड़ित हों व आधी पुत्रियां इसकी वाहक हों तो जीन उपस्थित होगा। पिता के एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया है, याद रखिए, पिता के वाई गुणसूत्र पर, माता के एक्स गुणसूत्र पर, या माता के दोनों एक्स गुणसूत्र पर, किस पर होगा? 26 का बताइए आप आंसर। यदि सामान्य माता पिता के आधे पुत्र हीमोफीलिया से पीड़ित हों, अब आधे पुत्र हीमोफीलिया से हैं तो पुत्र हैं तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम्स है यदि उस पर संलग्नता समूह है भी तो उनके लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता जब तक मां का जो गुणसूत्र हो वो एक्स गुणसूत्र पर यह संलग्नता समूह उपस्थित ना हो तब तक। ठीक है, संलग्नता समूह उपस्थित ना हो तब तक कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता। तो इसमें जो आंसर है वो है माता के एक्स गुणसूत्र पर होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य माता पिता के बच्चे की आधी की वर्णांध होने की संभावना, यानी सामान्य माता पिता हैं तो उनके बच्चे की वर्णांध होने की संभावना क्या होती हैं बताना है। 27 का क्या होती हैं? 0%। यह संभव है यदि दादा दादी या नाना नानी सामान्य दृष्टि वाले थे। संभव है यदि दादा दादी यदि दादी वर्णांध थी। संभव है यदि नाना वर्णांध थे। तो इसका आंसर यही होगा, संभव है, संभव है, संभव है यदि नाना वर्णांध थे तो। संभव है यदि नाना वर्णांध थे तो इसका क्या है? ये संभव है यदि नाना वर्णांध थे, यदि नाना वर्णांध थे तो ये संभव है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हैगा 28, यानी कि कृष बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? निद्रा रोग का, हीमोफीलिया वी का, हेपेटाइटिस वी का, या डाउन सिंड्रोम का? जो कृष बीमारी है वो किसका दूसरा नाम है? कृष बीमारी, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का उदाहरण है कृष बीमारी। किसका उदाहरण है? हीमोफीलिया का उदाहरण है कृष बीमारी। अगला क्वेश्चन है, एक महिला जिसके पिता एल्बिनो थे, एल्बिनो पुरुष से शादी करती है, यानी गोरा, एल्बिनो का मतलब होता है गोरा, गोरे थे, वो एक गोरे पुरुष से शादी करती है तो उसकी संतानों का अनुपात क्या होगा? 2 सामान्य होंगी, एक एल्बिनो होगा, या फिर सभी सामान्य होंगी, सभी एल्बिनो होंगी, या फिर इसमें लिखा है कि एक एल्बिनो होगा और 2 सामान्य होंगी। इसका आंसर क्या बनाएंगे आप बताइए? इसका आंसर बनाएंगे डी, यानी एक एल्बिनो होगा, एक एल्बिनो होगा और एक सामान्य होगा, यानी 1 इक्वल रेशियो में रहेंगे, वो इक्वल रेशियो में रहेंगे, इक्वल रेशियो में रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन
30 क्वेश्चन जो है हमारा वो अगर नजदीकी संबंधियों के बीच युग्मन कहलाता है। नजदीकी जो संबंधी होते हैं उनके बीच जो युग्मन होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, नजदीकी संबंधियों के बीच जो युग्मन होता है वो क्या कहलाता है? स्वप्रजनन, अंतः प्रजनन, और सी हैगा संकरण और डी हैगा हेटेरोसिस। तो इसका जो हैगा बी अंतः प्रजनन कहलाता है। संबंधियों के बीच क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन। अब डी क्वेश्चन हैगा कि रुधिर 31 का ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के माता पिता किस रुधिर समूह के नहीं हो सकते? ओ रुधिर वर्ग वाले। इसका आंसर ए है। 31 का ए क्या हैगा? ए और ए बी ओ वाले इसके माता पिता जो है वो नहीं हो सकते। ए और ए बी ओ वाले इसके माता पिता नहीं हो सकते। ठीक है, ए इसका हो गया आंसर। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन हैगा? 31। इसमें क्या करना है हमको कि ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के माता पिता किस रुधिर समूह के नहीं हो सकते। यानी ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के जो माता पिता हैं, मतलब शिशु का जो है वो है ओ रुधिर समूह, उसके माता पिता वो किस रुधिर समूह के नहीं हो सकते, ये हमको बताना है। हमने अभी बताया था। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हैगा ए बी और ए बी ओ। इस रुधिर समूह वाले जो ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के इस रुधिर समूह वाले माता पिता नहीं हो सकते। ठीक है, ए भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी वाले भी हो सकते हैं, और ओ वाले तो फिर होना ही है। लेकिन ए बी वाले रुधिर समूह वाले हैं, ये इसमें क्या करता है? डिफरेंस ला देता है। क्योंकि ए होता है उस पर आई ए होता है और आई बी होता है। अब आई ए से ए रुधिर समूह बनेगा और इससे बी रुधिर समूह बनेगा। इसमें ओ नहीं बन सकता, इसमें ओ नहीं बन सकता। ठीक है, और इसमें जाएगा तो ए बी वाले और जो ए बी रुधिर समूह आने के कारण इसमें क्या आएगा? अब ए को लेते हैं हम, तो ए में जो जीन होते हैं उस पर आई ए होता है और आई स्मॉल आई होता है। ठीक है, ए आई होता है, स्मॉल आई। अब बी इसी प्रकार बी पे होता है, तो बी पे क्या होता है? बी पे होता है आई वी होता है और एक स्मॉल आई होता है। आई का मतलब होता है ये ओ रुधिर समूह को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ओ बन सकता है, इसमें ए बन सकता है, इसमें बी बन सकता है। लेकिन जो ओ रुधिर समूह है उसके लिए उसका ए बी जो है उसमें तो ए में बन सकता है रुधिर समूह, ए में रुधिर समूह ओ बन सकता है, बी में ओ बन सकता है और ओ में रुधिर समूह ओ बन सकता है। लेकिन ए बी जब साथ आते हैं तब उसमें जो रुधिर समूह है वो ओ नहीं बन सकता। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप देखें। अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो पॉलीटीन गुणसूत्रों को किसमें खोजा गया था? तो ड्रोसोफिला में खोजा गया था सबसे पहले जो किसमें खोजा गया था पॉलीटीन गुणसूत्र? ड्रोसोफिला में, काइरोनोमस में, या मस्का नेबोलो में, या मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, इसको याद रखें। तो किसमें खोजा गया था ये सबसे पहले, ये हमको देखना है। ठीक है, तो इसका हैगा बी वाला काइनोरोनोमस में, इसको क्या गया था? खोजा गया था। ठीक है, आप इसको याद रखें। तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र है उसको किसमें खोजा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। ये खोजा गया था काइरोनोमस में, इसको सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आता है कि बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इस रोग में पाया जाता है। जो बिंदु उत्परिवर्तन है यानी पॉइंट म्यूटेशन, जो पॉइंट म्यूटेशन है वो किसमें पाया जाता है ये बताना है हमें। जो पॉइंट म्यूटेशन है या बिंदु उत्परिवर्तन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है ये हमको बताना है।
तो इसमें हैगा थैलेसीमिया में या रात्रि अंधता यानी वर्णांधता बोलते हैं इसी को, ठीक है। अब इसमें आता डाउन सिंड्रोम और आता है हसियाकार रुधिराणु आरक्तता यानी हीमोफीलिया, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इस किसका ये उदाहरण है, ठीक है। तो हसियाकार रुधिराणु आरक्तता इसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है। तो यही है किसका, हसियाकार रुधिराणु आरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि XXY गुणसूत्रों से युक्त व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी जिसमें X X और Y यानी डबल X और एक सिंगल Y जो गुणसूत्र होता है से युक्त एक पीड़ित व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होता है, डाउन सिंड्रोम से होता है या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से होता है, टर्नर सिंड्रोम से होता है, या आज सामान्य लिंग विभेदन से होता है, असामान्य लिंग विभेदन इससे होता है पीड़ित। वो किससे पीड़ित होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा गुणसूत्र रहेगा, एक्स हैगा और वाई हैगा, ये वाला गुणसूत्र हैगा, ये किस रोग से पीड़ित होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं हम इसे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये नरवांधता और स्त्रीवांधता दोनों होती है, दोनों में ये लक्षण पाए जा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नरवांधता होती है। तो ये क्या होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्रमांक देखते हैं 35। इसमें क्या हैगा, एक महिला जिसके एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के 2 जीन व वर्णांधता का 1 जीन हो तो सामान्य पुरुष से विवाह करती है। मतलब ये है कि एक जो महिला है जिसके एक गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया और 2 जीन वर्णांधता, एक पर तो हैगा हीमोफीलिया, 2 जीनों पर क्या है वर्णांधता, एक जीन पर एक सामान्य जो पुरुष है उससे क्या करती है, वो विवाह कर लेती है। मतलब उसमें हीमोफीलिया भी है उसे और वर्णांधता भी उसके लिए है, और वो क्या करती है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है। तो संततियां कैसी होंगी, या हीमोफीलिया पीड़ित व वर्णांध होंगी, 50% हीमोफीलिया पीड़ित व 50% पुत्र तथा पुत्री 50% सामान्य पुत्र होंगे, 50% मतलब जो वर्णांध पुत्र होंगे वो 50% कैसे होंगे, सामान्य पुत्र होंगे। अब आ जाता है सी, जो क्वेश्चन आता है कि 50% हीमोफीलिया पीड़ित पुत्रियां तथा 50% वर्णांध पुत्रियां होंगी, और जो आखिरी है वो डी नंबर वाला है वो कह रहा है सभी पुत्र व पुत्रियां हीमोफीलिया व वर्णांध होंगे, मतलब वर्णांध होंगे और सभी के सभी जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। तो इसका जो आंसर हैगा वो हैगा कौन सा, वी। कौन सा आंसर है इसका, इसका आंसर है बी। कौन सा आंसर इसका, इसका आंसर है वी। वी यानी कि 50। तो 50% जो हीमोफीलिया पीड़ित व वर्णांध, मतलब 50% हीमोफीलिया पीड़ित व वर्णांध पुत्र तथा 50% जो है सामान्य पुत्र उसके होंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्यों में होने वाली मंगोलियन या जड़ बुद्धिता को यह भी कहा जा सकता है, जो मंगोलियन या जड़ बुद्धिता होती है उसको ये भी कहा जा सकता है टे सैक रोग या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्या कहा जा सकता है उसे बताइए आप। बताइए। जड़ बुद्धिता जो होती है उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, डाउन सिंड्रोम, यानी मनुष्य में होने वाली जो मंगोलियन या जड़ बुद्धिता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। अब आता है मनुष्य में XXY युक्त नर तथा XXXX युक्त मादा होने का कारण हो सकता है सुगुणिता, अलिंग सूत्री सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका कारण, बताइए।
सुगुणिता इसका कारण होगा नहीं, सुगुणिता होगी तो कोई विकृति नहीं होगी। आलिंग सूत्री सिंड्रोम ये कुछ होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा असुगुणिता, यानी जो सुगुणिता है वो असमान हुई, यानी वो एक जो होने थी प्रॉपर तरीके से उस टाइप से वो नहीं हुई, अलग टाइप से हुई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हैगा, निम्न में से कौन लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जो हैगा वो लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण हैगा। एड्स, वर्णांधता, सिफिलिस, गोनेरिया, कौन सा हैगा जो लिंग सहलग्न रोग हैगा। तो 38 का जो आंसर है वो हैगा बी, वर्णांधता। वर्णांधता जो आंसर है वो किसका आएगा, लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण है वर्णांधता। जो वर्णक अंधता होती है वो लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि निम्न में किस जोड़ी के माता पिता के यहाँ हीमोलाइटिक रोग से पीड़ित शिशु के जन्म लेने की सर्वाधिक संभावना होती है। यानी जो हीमोलाइटिक की बीमारी होती है, जो RH फैक्टर के कारण होती है, तो वो इस मतलब किस कारण से हो सकती है, यानी RH ऋणात्मक माता तथा RH धनात्मक पिता, RH धनात्मक माता तथा RH ऋणात्मक पिता, RH ऋणात्मक माता तथा RH धनात्मक पिता, और RH ऋणात्मक माता तथा RH ऋणात्मक पिता। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ए, यानी RH ऋणात्मक माता होनी चाहिए और RH धनात्मक पिता होने चाहिए, तभी उनका ये होता है, हीमोलाइटिक से वो पीड़ित हो जाते हैं। इस बीमारी के लिए ये कंडीशन होती है। अब जो क्वेश्चन हैगा वो ये हैगा कि, तो अब क्वेश्चन बनता है 40 कि सही कथन को चुनिए। अब इसमें से एक सही कथन को हमको चुनना है। ये 2016 नीट में क्वेश्चन बना है। हमने जो क्वेश्चन लिए हैं आज के वो या तो नीट में बने हैं या बोर्ड्स में बने हैं। इसमें से जो अधिकतर अभी तक जो चले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन PMT या फिर नीट के ही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हैगा, हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये क्वेश्चन इनमें क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तब उनमें से हमको छांट कर इन क्वेश्चनों का इनमें से कुछ सही होती हैं और कुछ गलत होती हैं, उनको छांट कर इस क्वेश्चन को हमें चूज करना होता है। तो सबसे पहले आता है हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। तो हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, क्या ये सही है? डाउन सिंड्रोम असुगुणिता के कारण होता है, क्या ये सही है? और जो फेनिल कीटोन में है यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकास है, विकार हैगा, ये विकास नहीं है। दात्र कोशिका आरक्तता यानी X सहलग्न अप्रभावी जीन विकार है, क्या ये सही है? तो इसमें से सबसे जो गलत लग रहा है क्वेश्चन वो लग रहा है ये कि दात्र, पहला क्वेश्चन कौन सा गलत लगा? दात्र कोशिका रक्तलप्तता X सहलग्न अप्रभावी जीन विकार है, तो ये प्रभावी है ना कि अप्रभावी, तो ये गलत है। ये तीनों के तीनों सही हैं, तो हमें देखना है अब ये कौन सा है। ए इसमें सही है और कुछ है ही नहीं है इसमें, चलो ए तो सही हो गया। ए इसमें सही है, चलो सी इसमें सही है, चलो डी गलत है ना अपना। एक अच्छा सी क्या कह रहा है? फेनिल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है, ACD। तो इसका तो ये तो जो है सही कौन सा होगा? डी नंबर इसका आंसर सही होगा, इसको लगा लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं? अब हम आगे चलते हैं। तो इन आंसर के लिए हमारी YouTube चैनल
मतलब इसी चैनल पर इसी लेक्चर को आपको आकर देखना है। ये आपके लिए नहीं है, ये जो सूचना है जो अलर्ट किया गया है जारी, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए है। ठीक है, जब वहाँ पर ये PDF अपलोड होती हैं तब वहाँ से जो स्टूडेंट देखते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो आपको 3 के सारे आंसर जो हैं वो मिल चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ नए क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा 51वां क्वेश्चन कहें या 41वां क्वेश्चन कहें या फिर कहें इसे हम पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हैगा कि 2 जीन जो 50% पुनर्युगज आवृत्ति दर्शाते हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन बन चुका है नीट 2013 के लिए। इसमें पूछा है 2 जीन में 50% पुनर्युगज आवृत्ति दर्शाती हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन नहीं है पूछा है, इसमें नहीं है पूछा है, इसको ध्यान रखें। तो जीन भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित हो सकती हैं, जीन मजबूती से संयोजी होती हैं, जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दिखाती हैं। यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो ये प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक बार विनिमयित होती हैं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन राइट है? देखिए, राइट है नहीं, सॉरी राइट नहीं है। तो जीन भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं, ये तो सही है। और अब देखें हम यहाँ से, यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, ये भी सही है। अब आता है जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है, इसमें आंसर गलत ये होगा कि जीन मजबूती से संयोजी होती है, ये आंसर गलत है, यानी यही सही है। जो आंसर गलत है वही आंसर सही है, इसके लिए ये सिद्ध होना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसे संकरण के द्वारा कौन सा वंशागति प्रक्रम प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है। मतलब F1 जो पीढ़ी होती है उसमें वो दोनों ही जनकों के समान होती है F1 पीढ़ी। तो ऐसा कौन सा होता है? अपूर्ण प्रभाविता होती है, प्रभाविता का नियम होता है, एक जीन की वंशागति होती है, या फिर सह प्रभाविता होता है। क्या होता है वो? मतलब ऐसा संकरण जिसके द्वारा कौन सा वंशागति प्रक्रम प्रदर्शित करता है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक मिलते हैं। तो या तो वो अपूर्ण प्रभाविता तो होगा नहीं, इसमें तो बीच वाले आते हैं। प्रभाविता में कोई एक ही होता है, एक जीन की वंशागति में भी एक ही होता है कोई। अब सह प्रभाविता में 2 लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सह प्रभाविता इसका आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन बन रहा है 2013 में बन चुका है, ये भी हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है। अब इसमें पूछ रखा है गलत कथन कौन सा है भाई। यह एक लिंग सहलग्न रोग है, ठीक है, यह एक अप्रभावी रोग है। गलत कौन सा है? गलत कथन, ठीक है, यह एक प्रभावी रोग है। रुधिर स्कंदन के लिए निहित केवल एक ही प्रोटीन प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा सही है? सही है नहीं, गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत पूछा है। इसमें कौन सा जो है वो गलत है। तो यह एक प्रभावी, इसमें से आप यहाँ समझ सकते हैं पूरा का पूरा ही कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, इनमें दोनों में सही होगा। कैसे होगा? एक में लिखा है यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी है, या तो वह प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। अब आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया है तो एक अप्रभावी रोग है, इसलिए इसमें जो गलत क्वेश्चन होगा वो होगा यह एक प्रभावी रोग है, क्योंकि यह एक प्रभावी रोग नहीं है, यह एक अप्रभावी रोग है। इसलिए इसका कौन सा गलत होगा? यह एक प्रभावी रोग है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि दोनों ही जनक थैलेसीमिया जो एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है के लिए वाहक हैं तो गर्भ के रूप में प्रभावित बच्चा धारण करने की क्या
संभावना होगी? जो प्रभावित बच्चा है उसको धारण करने की संभावना क्या होगी? कोई संभावना नहीं होगी। 50%, 25% या 100%। इसको करवा दिया है हमने। 25% की संभावना होगी बच्चा धारण करने की। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी उत्परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है? कि क्षार युग्मों के विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है क्या? या फिर कैंसर कोशिकाओं के साधारण गुणसूत्रों में विपथन हुआ देखा जा सकता है? या फिर अल्ट्रावायलेट या था गामा किरणें उत्परिवर्तन जनी होती हैं? या फिर डीएनए के अकेले एक ही बेस जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता? क्या क्वेश्चन सही है? 5 का क्वेश्चन यही गलत है। इनमें गलत पूछना है, गलत बताना है कि डीएनए के एक अकेले ही बेस में के जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यही सही है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर डीएनए के एक अकेले बेस एक ही जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? सही है। अब आप देखना है क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से क्या आएगा कि नहीं, सॉरी, डाउन सिंड्रोम का कारण निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है? डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है? क्वेश्चन क्रमांक 6, 6वां, 9वां, 21वां या 23वां? इसको सभी जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा कि क्लाइनफेल्टर के संलक्षण से पीड़ित व्यक्ति में नहीं होता। जो क्लाइनफेल्टर से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें क्या नहीं होता? एक नर का रंग रूप, 40 गुणसूत्र, लघु वृषण या गाइनोकोमेस्टिया क्या नहीं होता उसमें? 7 का हैगा कौन सा? बताइए कौन सा आएगा? 7 का आएगा 46 गुणसूत्र नहीं होता उसमें। कितने गुणसूत्र नहीं होते उसमें? 46 गुणसूत्र नहीं होते उसमें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 गुणसूत्र नहीं होते, एक गुणसूत्र अधिक होता है। उनमें 47 गुणसूत्र होते हैं या फिर इसके भी अधिक होते हैं। 46 होंगे या फिर इससे भी अधिक गुणसूत्र उसमें होंगे, ये कंडीशन होती है। आप अगर हमारे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। एक हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से होती है। उसके पुत्र में के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की कितने प्रतिशत संभावना होगी? यानी एक हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी है एक सामान्य स्त्री से हो रही है, तो कितने प्रति संभावना होगी बताइए? हम पहले इसको बता चुके हैं। एक हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से हो रही है, यानी उसके जो दोनों हैं वो सामान्य हैं, लेकिन इसका जो एक एक्स है वो है हीमोफिलिक और वाई तो सामान्य होता है। तो उसके पुत्र पूछ रहा है कितने पुत्र हीमोफीलिया ग्रस्त होंगे? इसका क्रॉस करा लीजिए आप। इसका होगा एक्स, पिता में है ये, तो ये पुत्र में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र में एक्स तो जाता ही नहीं है, सिर्फ वाई जाता है। तो इसके सारे के जो सारे पुत्र होंगे, यानी 50% जो पुत्र होंगे, इसके जो 50% पुत्र होते हैं तो सभी स्वस्थ होंगे। मतलब जो पुरुष जितने भी होंगे इसके सारे स्वस्थ होंगे, यानी इसमें जो संभावना होंगी वो होंगी कितने प्रतिशत? 0%। यानी पुत्रों के हीमोफिलियाग्रस्त होने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी? 0%। अब आता है निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो लिंग सहलग्न रोग हैगा? ठीक है, ये बताना है। ल्यूकेमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, वर्णांधता या डाउन सिंड्रोम, इनमें से कौन सा रोग है जो लिंग सहलग्न रोग है? तो नो का आंसर है कौन सा?
सी, वर्णांधता। निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता जो है वो लिंग संलग्न रोग है, ये आप सभी जानते हैं। अब आता है कोडोन। GUG किस अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? ग्लूटामिक अम्ल, फिनाइल एनिलीन, वैलीन या उपरोक्त सभी के लिए ये कोड करते हैं? ये बताइए आप हमें। तो जो है कौन सा आएगा? GUG ये करता है वैलीन। किसको करता है? ये करता है वैलीन को। इसका भी ट्रिक होता है याद करने का, वो हम बताएंगे आपको आपके परीक्षा टाइम पर, बने रहिए हमारे साथ। वैलीन किसको करता है? वैलीन को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मक्का में द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या 20 है, तो इनमें सहलग्नता समूह होंगे। इसमें सहलग्नता समूह कितने होंगे? सहलग्नता समूह कितने होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे या 40 होंगे? मक्का में द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या 20 है, द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या 20 है तो आदि करिए 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। मक्का में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 20, तो इसके सहलग्नता समूह कितने होंगे? इसके सहलग्नता समूह कितने होंगे? 10 इसके सहलग्नता समूह होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित के क्रोमोसोम्स की संख्या 45 होती है? यानी एक क्रोमोसोम्स इसमें कम होता है, X0। समझ जाइए आप किसका उदाहरण हैगा। टर्नर सिंड्रोम का। X0 किसका होता है? टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण होता है X0, जिसमें होते हैं 45 गुणसूत्र, वो होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13 कि क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनने वाले अंड में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनने वाले अंड में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? कितनी क्रोमोसोम्स होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? 21, 22, 23 या 24? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? 24 क्रोमोसोम्स होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। आप 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। अंडे में होते हैं 24 और 24 लगाइए इसके, 24 ही इसके बाव में नर जनन वो होता है, या स्पर्म में लगा लीजिए आप। इसके स्पर्म में कितने होंगे? 24। कितने हो गए? 8, 4, 48। तो 48 जो गुणसूत्र होंगे वो किस में होंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। 46, 47 भी हो सकते हैं, इसका उदाहरण हो सकता है। यानी कि वो 40 से अधिक होते हैं, लेकिन कितने भी हो सकते हैं? 48 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अलिंग सूत्री प्रभावी रोग है? निम्न में से कौन सा अलिंग सूत्री जो प्रभावी रोग है वो कौन सा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर माइटोटिक डिस्ट्रॉफी? हमने माइटोटिक डिस्ट्रॉफी के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसी के बाद जो लेक्चर है उसमें बताया था कि इसमें जो आता है गंजापन आता है माइटोटिक डिस्ट्रॉफी में। ये एक प्रभावी रोग होते हैं, ये अगली पीढ़ी में जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको बताना है 14 का आंसर। तो 14 जो है उसी का आंसर क्या है? माइटोटिक डिस्ट्रॉफी। निम्न में से कौन सा अलिंग सूत्री प्रभावी रोग है? तो वो हैगा माइटोटिक डिस्ट्रॉफी, यानी गंजापन। यानी किसी के पिता गंजे हैं तो उसकी जो जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन, उसके भी सारे जो संततियां होंगी वो ऐसा नहीं कि शुरू से गंजी हों, लेकिन वो उम्र के चलते चलते कभी ना कभी गंजी हो ही जाएंगी, ठीक है। ये माइटोटिक डिस्ट्रॉफी के लक्षण होते हैं। इसका सिर्फ एक उदाहरण हमने दिया है, वो गंजापन हैगा, और कई उदाहरण इसके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नियम मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था? कोई ऐसा नियम था जो मेंडल ने प्रस्तावित किया नहीं था, वो कौन सा हैगा? प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? कौन सा नियम था जो मेंडल ने प्रदर्शित नहीं किया था या प्रस्तावित नहीं किया था? तो बताइए आप 15 का कौन सा आएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था, आप इसको याद रख लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता को मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था। अब आते हैं अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या है? मटर के फूलों का रंग,
या फिर एंटीराइना के फूलों का रंग राइनम, या फिर ड्रोसोफिला की आंखें, उपरोक्त में से सभी। क्या है इसके उदाहरण, बताइए जल्दी। एंटीराइनम के फूलों का रंग, ये क्वेश्चन हम पहले भी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो हम इसकी डिटेल नहीं बताएंगे, अब आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा बहुएलील के कारण होता है? बहुएलील, इस क्वेश्चन को भी हम पहले बता चुके हैं, इसको भी हम नहीं बताएंगे, इसको हम 3 बार बता चुके हैं, ये तीसरी बार है, यही की क्वेश्चन आ रहा है। तो आप बताइए इसका क्या है? रक्त समूह, बहुएलीलम, बता चुके हैं हम। बहुएलीलियम किसका होता है? रक्त समूह का उदाहरण होता है बहुएलीलम। आगे चलते हैं, ये बहुएलीलियम था, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन क्रमांक अगला है, वो ये कह रहा है कि निम्न में से किस नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, पिछले लेक्चर में इसका साफ साफ डिटेल हमने दिया है युग्मकों के शुद्धता के नियम की, तो वो होता है प्रभाविता का नियम नहीं, स्वतंत्र अभिवन का नियम, बहुएलील का नियम, पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अभिवन का नियम, कौन सा होता है बताइए जल्दी आप। तो जो 18 का है वो है पृथक्करण का नियम, इसका आंसर राइट है। अब देखना है, 2 लक्षणों के लिए विषम युग्मनज यानी F1 पीढ़ी या दोनों अप्रभावी लक्षणों वाले जीन से संकरण कराने पर संततियों का फिनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो क्या होता है? यानी 2 लक्षणों के लिए विषम युग्मनज कौन हो गया? F1 जीव का दोनों अप्रभावियों के साथ लक्षणों के साथ अप्रभावी लक्षणों के साथ क्या कराना है? इसका संकरण कराना है। तो संतति का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा बताइए जल्दी से, यानी 9:3:9:1 या फिर 1:2:1 या 1:1:1:1 या 9:7, क्या होगा इसका बताइए आप। 19 का जल्दी बताइए। 19 का होगा 1:1:1:1, ये हम बता चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, आप वहां जाकर देखें तो सही। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही जीन के एलील मिलते हैं। अब एक ही जो जीन हैगा उसके एलील मिलते हैं, एक ही जीन के एलील मिलते हैं एक ही क्रोमोसोम्स पर, समजात क्रोमोसोम्स पर, एक्स व वाई क्रोमोसोम्स पर, उपरोक्त सभी पर। किस पर मिलते हैं? एक ही जीन के एलील किस पर मिलते हैं जल्दी बताइए। 20 का क्वेश्चन, हमारा टाइम बहुत हो चुका है, जल्दी बताते चलें आप। 20 का आएगा बी, यानी समजात क्रोमोसोम्स पर। किस पर? समजात क्रोमोसोम्स पर, यानी एक ही जीन के जो एलील हैं वो कहाँ मिलते हैं? एक ही क्रोमोसोम्स पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा कि संकरण के समय पुष्प की कलिका से पुष्प का अलग करना कहलाता है विपुंसन, बैगिंग, या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस, या परागण। परागण नहीं होता है, रेसिप्रोकल भी नहीं होता है, बैगिंग भी नहीं होता है, विपुंसन होता है। संकरण में पुष्प की कलिका का पुंकेसर से अलग करना कहलाता है विपुंसन, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैगा कि मॉर्गन ने अनुवांशिकी का अध्ययन किया मटर पर, इवनिंग प्रेमरोज पर, ड्रोसोफिला पर, या फिर न्यू स्पोरा पर। किस पर किया था जब बताइए। मॉर्गन ने, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक थे मॉर्गन, ये हम पहले बता चुके हैं, बताइए। 20 का ड्रोसोफिला का सीधा, जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलकर देखते हैं या फिर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देखते हैं तो उसमें सीधा लिखा है मॉर्गन और ड्रोसोफिला, यानी मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला, इनका संबंध क्या था? मतलब सीधा सीधा संबंध है इनका मॉर्गन और ड्रोसोफिला का, वो यही है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे, ठीक है। अब आता है मेंडल के नियमों की पुनः खोज व वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जीव विज्ञान की किस शाखा में हुए विशेष प्रगति से संभव हो सके हैं? पारिस्थितिकी, कोशिका विज्ञान, वर्ग की, या फिर जैव विकास। कौन सी ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसके कारण से जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज में वंशागति व गुणसूत्री सिद्धांत ने जीव विज्ञान की किस शाखा की विशेष प्रगति हुई है? मतलब कौन सी शाखा है जिसमें इसकी विशेष प्रगति हुई है? तो 23 का जो आंसर है वो क्या है बताइए। 23 का आंसर पारिस्थितिकी तो वो है नहीं, कोशिका विज्ञान ही है,
वर्ग की भी नहीं है, जैव विकास भी नहीं है। कोशिका विज्ञान के जो है विकास के बाद ही मेंडल के नियमों का पुनः खोज की गई। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होने वाला रोग है। अब जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होने वाला रोग कौन सा है? थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम। कौन सा रोग हैगा जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होता है? 24 का बताइए जल्दी। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण होता है। अपना जो पिछला लेक्चर्स है उसी में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में बात की है, थैलेसीमिया के बारे में। आप वहाँ जाइए और इस वीडियो को देखिए पूरा, वहाँ थैलेसीमिया के बारे में जो हमने बात की है उनमें सब बताया है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल किस प्रकार करने के लिए प्रसिद्ध हैं? मेंडल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पाइनस पर, ड्रोसोफिला पर, न्यूरोस्पोरा पर, या आइनोथीरिया पर? किस पर? तो मेंडल तो पाइनस, यानी कि पाइनस यानी मटर, मटर पर तो प्रयोग किए थे मेंडल ने। 26 क्वेश्चन आता है सन 1900 में 3 जीव वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की थी। ये क्वेश्चन हमने जैसे ही जो हमारा पिछला लेक्चर है वॉल्यूम 6 इस पार्ट का, उसका शुरुआत करते ही हमने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत की जो दूसरी वाली जो स्लाइड है उसी पर इसका बताया था पूरा डिटेल। तो वो कौन थे? सटन, डी व्रेज, कॉरेंस या शेरमार्क, सटन, मॉर्गन, ब्रिजेज, एवरी, मैकलियार्ड या मैकवाकार्टी, वेटसन, पुनेट या ब्रिजेज? बताइए कौन सा था इसमें? 26 आपने अगर लेक्चर देखा है हमारा पिछला जरूर बता देंगे। डी व्रीज, कोरेंस व शेरमार्क, इन्हीं तीनों ने संयुक्त रूप से इसकी खोज की थी। अब आता है F1 द्विसंकरण के स्वपरागण से F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? यानी F1 द्विसंकर के स्थानांतरण से F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 9 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के जो है जीनोटाइप बनते हैं? बताइए कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो हमने उस दिन देख लिया था कि 9 प्रकार के जो जीनोटाइप बनते हैं, हमने वो रेशियो देखा था 1:2:1, 1:2:1 और नहीं सॉरी 1:2:1, 2:4:2, रेशियो 1:2:1। वो इसका क्या होता है? रेशियो होता है। इस प्रकार से 9 इसमें क्या बनते हैं? हम लिख देते हैं क्या रेशियो था वो रेशियो था 1:2:1, रेशियो 2:2, सॉरी 2 नहीं था, यहाँ था 2:4, रेशियो 2, रेशियो 1:2। ये इसका क्या था? रेशियो था। इसमें 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने बनते हैं? 9 बनते हैं। ठीक है, 9 बन गए, ये 9 बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि पादप जिसका जीनोटाइप ए कैपिटल ए कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल सी है, तो उससे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? ये क्वेश्चन भी हमने पहले इस पे बात कर ली है। तो इसमें कितने प्रकार के जो हैं युग्मक बनेंगे वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्रमांक 28 में आप क्या बताएंगे? 9 प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, या फिर 3 प्रकार के युग्मक, या 4 प्रकार के युग्मक? तो इसमें युग्मक बनेंगे 2 प्रकार के, 50% बनेंगे और 50% बनेंगे, यानी 1:1 इसका आ जाता है। इसमें 2 प्रकार की युग्मक ही बनते हैं, आधे एक प्रकार के, आधे दूसरे प्रकार के, यानी कितने? 2 प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं। अब हमने आता है मेंडल ने मटर की फली में कितने विपरीत लक्षण या लक्षणी गुणों को चुना? कितने जो विपरीत लक्षणी गुण थे उनको चुना था मेंडल ने, उसको बताना है हमें। तो बताइए कि
मेंडल ने मटर की फली के कितने विपरीत लक्षणों को गुणों को चुना था? 2 थे, 3 थे, 4 थे या 7 थे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घिसा सा 7। अगला क्वेश्चन आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप के से किस प्रकार के युग्म युग्म बनेंगे? इससे किस प्रकार के युग्म बनेंगे? बताइए किस प्रकार के युग्म बनेंगे? 30 का कैपिटल आर बनेगा पहला, फिर कैपिटल वाई बनेगा, ठीक है। कैपिटल सबसे पहले बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बनेगा अपना कैपिटल आर बनेगा, ठीक है, कैपिटल स्मॉल वाई बनेगा, फिर बनेगा अपना स्मॉल आर बनेगा और कैपिटल वाई बनेगा, फिर बनेगा अपना स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये किस में बन रहे हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहला ही है इसका। इसका क्या बन रहा है? पहला ही जो आंसर है वो सही बन रहा है, ठीक है। आप इसी को देखें, क्या आएगा? जो पहला आंसर रहेगा वही राइट है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसका क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है, ठीक है। पहला आंसर सही है इसका। 30 का कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है। आगे चलते हैं तो 31 क्वेश्चन हैगा, इसमें कह रहे हैं कि मटर के पौधों में पीले बीज हरे बीज पर प्रभावी होते हैं, ठीक है। यदि एक विषम युग्मनजी पीले बीज वाले पौधे का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ संकरण किया जाए तो F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का क्या अनुपात होगा? ये इनका अनुपात जो है वो क्या होगा वो हमें बताना है। जब पीले व हरे का बीज संकरण किया जाता है तब उनका क्या अनुपात होता है वो हमें बताना है। तो इसका तो जो अनुपात होता है हमने बता दिया था पहले, हमारे अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें सीधा सीधा बताया था, इस क्वेश्चन को हल कराया था। 1:1 का होता है। आप वहाँ नहीं देखा है हमारा पिछला लेक्चर्स तो आप जाकर एक एक क्रम वाइज हमारे पिछले लेक्चर को देखें, वॉल्यूम वाइज, ठीक है। अब आता है एक जीव जिसमें 2 समरूप युग्म विकल्पी हैं, एक दिए हुए विभेदक के लिए हैं। समयुग्म की विषम संयोजी या प्रभावी या उभयलिंगी कैसे हैं? 32। तो 32 का जो आंसर है वो हैगा ए। 32 का कौन सा आंसर हैगा? ए हैगा। यानी कि वो क्या आएगा? समयुग्मकी होते हैं। यानी एक जीव जिसमें 2 समरूप युग्म विकल्पी हैं, एक दिए हुए विभेदक के लिए कैसे होती हैं? समयुग्मकी होती हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? समयुग्मकी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है द्विसंकर क्रॉस से के F2 पीढ़ी में शुद्ध समयुग्मकी संततियां होती हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/60। तो आप इसमें बताइए क्या होती हैं? तो 33 का जो आंसर है क्या है? 1, 2, 3 या 4? जल्दी बताइए। 1/8 होता है इसका आंसर। क्या होता है? 1/8। इसकी जो F2 पीढ़ी में जो इनकी समयुग्मकों का जो रेशियो आता है वो क्या आता है? 1/8 आता है, ठीक है। उसको देखना है आपको। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि द्विसंकर या परीक्षार्थ, द्विसंकर हैगा या परीक्षार्थ संकरण का एफ जो हैगा 1:1 जो अनुपात सिद्ध करता है कि जीन सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं, जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर स्थित हैं, जीन सहलग्न नहीं है, क्रॉसिंग ओवर त्रुटिपूर्ण है। क्या प्रदर्शित करते हैं बताइए? 34 का सी, जीन सहलग्न नहीं है। मतलब द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का जो 1 या 1:1 जो रेशियो आता है यानी अनुपात आता है वो सिद्ध करता है कि जीन सहलग्न नहीं है, जीन सहलग्न नहीं है। यही सिद्ध करता है वो। क्या सिद्ध करता है? जीन सहलग्न नहीं है, ठीक है। जीन नहीं है सहलग्न। अब अगला क्वेश्चन जो हैगा वो ये है कि ड्रोसोफिला में
कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? जो ड्रोसोफिला है उसमें क्रोमोसोम्स कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर 24 जोड़ी? कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में, बताइए। 24 जोड़ी नहीं होते, 12 जोड़ी नहीं होते, 5 जोड़ी नहीं होते, 4 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स होती हैं सिर्फ 4 जोड़ी, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, सहलग्नता से किसकी आवृत्ति कम हो जाती है? मतलब जब सहलग्नता जिसमें होती है उसमें किस चीज की जो आवृत्ति है वो कम हो जाती है? या जनकीय रूप की, पुनर्संयोजन की, क्रॉसिंग ओवर की, या नर युग्मक की? किसकी जो है आवृत्ति कम हो जाती है सहलग्नता के होने से? बताइए। 36 का डी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। कौन सही है? बी गलत है, बी सही है। पुनर्संयोजन जो होता है उसकी जो है आवृत्ति कम हो जाती है, यानी पुनर्संयोजन कम हो जाता है। डीएनए का जुड़ना, टूटना, विखंडित होना, या फिर जुड़ना, फिर निर्माण होना, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह O है। पिता का रक्त समूह कौन सा हैगा भाई? AB हैगा। माता का रक्त समूह O हैगा। में बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? इसके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की जो है संभावना हो सकती है? अच्छा, पिता का कौन सा हैगा? AB। तो AB हैगा तो इसमें IA जीन होगा और IV जीन होगा। अब माता का कौन सा आएगा? O। इसमें कोई जीन ही नहीं होंगे, इसमें II होगा। तो अब इनका रुधिर वर्ग होने की संभावना, A रुधिर वर्ग हो सकता है, B रुधिर वर्ग हो सकता है और O रुधिर वर्ग हो सकता है। तो इसमें से लगा लीजिए आप कौन सा आएगा? AB। हाँ, AB तो हो सकता है, केवल AB हो सकता है। B और O, तो B और O, तो इसमें से B और O, हाँ, A भी, A या V? केवल A, केवल V, कौन सा रुधिर वर्ग इसमें हो सकता है? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। लेकिन क्या पूछा? A भी है उसकी माता। चल ठीक है, आ गया। क्या आएगा? A और V किसका? पिता का आएगा, और माता का क्या आएगा? उसकी O हैगा। तो इस शिशु का जो हैगा वो AV ही होगा। कौन सा होगा? AV होगा। क्योंकि जब IA स्मॉल आई के साथ जाता है तो क्या बनता है? A। यानी कि जो IA होता है वो स्मॉल आई के साथ जाता है तो क्या बनता है? A रुधिर वर्ग। और IV जब स्मॉल आई के साथ जाता है तो क्या बनता है? B रुधिर वर्ग। तो कौन सा होगा? AB रुधिर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से लगा लीजिए आप। अब आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम में नर शिशु के लिंग क्रोमोसोम्स होंगे। यानी जब डाउन सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम में नर शिशु के लिंग क्रोमोसोम्स होंगे। डाउन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन हमारा पुराना है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होते हैं बताइए जल्दी से। 38 का XY, डाउन सिंड्रोम शिशु के लिंग क्रोमोसोम्स पूछिए, कुल क्रोमोसोम्स नहीं पूछे। कुल क्रोमोसोम्स में ये आता है, लिंग क्रोमोसोम्स पूछा है, यानी एक क्रोमोसोम्स बताना है उसका। तो लिंग क्रोमोसोम्स में होता है XY, और उसका जो कुल क्रोमोसोम्स होते हैं जो युग्मन के बाद होते हैं वो होते हैं XXY। ठीक है, आप इसको याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में किस तरह का विकार दिखाया गया है? प्रभावी, अप्रभावी, एक्स लिंग संलग्न, या आंकड़े आंकड़े अपूर्ण हैं। 39 का हैगा, ये एक अप्रभावी रोग दर्शा रहा है। कौन सा रोग दर्शा रहा है? एक अप्रभावी जो रोग है उसको ये दर्शा रहा है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? ये एक अप्रभावी रोग को ये दर्शा रहा है। आगे चलते हैं, तो आगे जब हम स्किप देते हैं तो क्या देते हैं कि एक, फिर शुरू से हम एक से शुरुआत करते हैं। एक ही क्रोमोसोम्स पर स्थित सभी जीन, अब एक ही क्रोमोसोम्स हैगा उस पर जो स्थित सभी जीन हैं
लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, हमें 2 घंटे हो गए हैं लगभग, इसलिए। अब आता है एक ही क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन, एक ही क्रोमोसोम्स हैगा उस पर स्थित सभी जीन कैसे होते हैं? एक ही क्रोमोसोम्स पर स्थित सभी जीन होते हैं, कैसे होते हैं जल्दी बताइए। अपनी अपेक्षित दूरी के अनुसार भिन्न समूह बनाते हैं, एक संलग्नता समूह बनाती हैं, कोई संलग्नता समूह नहीं बनाती, या परस्पर क्रिया प्रदर्शित करने वाले समूह बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इसका आंसर होगा कौन सा? वी, एक संलग्नता समूह बनाती हैं। क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन हैं, एक ही संलग्नता समूह बनाती हैं। ये एक एनसीईआरटी में सीधी की सीधी एक अंडरलाइन यानी ब्लैक कलर में एक या बोल्ड अक्षरों में एक लाइन लिखी है, उसी का क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन आता है कैरियोटाइप की 2n प्लस माइनस में 1 या 2n प्लस माइनस में 2 अवस्था क्या कहलाती है? ये असुगुणिता कहलाती है, बहुगुणिता कहलाती है, या फिर कहलाती है पर बहुगुणिता कहलाती है, या फिर एक सूत्रता कहलाती है? क्या कहलाती है जल्दी बताइए। ठीक है, पहला आंसर सही है, यानी क्या कहलाती है? असुगुणिता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? असुगुणिता, यानी इसमें दोनों में समान गुणिता नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 1 है, ये कोई समान यानी इक्वेशन इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीनों के बीच की दूरी व पुनर्संयोजनों की आवृत्ति प्रदर्शित करती है। जीनों के बीच की दूरी व पुनर्संयोजनों की आवृत्ति प्रदर्शित करती है एक सीधा संबंध, एक व्युत्क्रम संबंध, एक समांतर संबंध, कोई संबंध नहीं। क्या है इसका आंसर बताइए जल्दी। 53, तो 53 का आएगा ए, यानी एक सीधा संबंध करती है। क्या करती है? एक सीधा संबंध प्रदर्शित करती है, एक सीधा संबंध ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब आता है अगर एक अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से सामान्य किंतु बाह्य स्त्री से केवल एक कुछ नर संततियों में संचरित होता है तो रोग कैसा होगा? एक्स संलग्न रोग होगा, ऐसा जा रहा है। तो ऑटोसोमल ऑटोसोमल प्रभावी होगा, ऑटोसोमल अप्रभावी होगा, लिंग संलग्न प्रभावी होगा, या फिर लिंग संलग्न अप्रभावी होगा? कैसा रोग होगा बताइए जल्दी से। चौथे का आंसर लिंग संलग्न तो होगा भाई, लेकिन वो प्रभावी होगा या अप्रभावी? तो वो होगा अप्रभावी रोग। लिंग संलग्न कैसा होगा? अप्रभावी रोग होगा। ठीक है, अब आता है सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखलाओं में ग्लूटेमिक अम्ल बैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। निम्न में से कौन सा त्रिक बैलिन को कोड करता है? कौन सा त्रिक जो है वो बैलिन को इसमें कोड करेगा? बैलिन को कोड करेगा GUG। कौन सा करेगा? GUG, हमने अभी बताया है जस्ट। GUG है बैलिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? वैलिन को। अब आगे चलते हैं कि व्यक्ति जिसकी जीनोटाइप IA-IV है, AV रुधिर समूह प्रदर्शित करता है, यह किसके कारण है? प्लियोट्रॉफी, सहप्रभाविता, प्लियोट्रॉफी होती है बहुप्रभाविता, सहप्रभाविता, पृथक्करण, या फिर अपूर्ण प्रभाविता, किसके कारण होती है? तो इसका आएगा सहप्रभाविता। क्या आएगा? सहप्रभाविता का कारण होता है। वो किसका कारण होता है? सहप्रभाविता का कारण होता है, सहप्रभाविता के कारण होता है। ठीक है, अब आता है ZZ व ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? पिछले लेक्चर में हमने ये साफ साफ इसको करवाया है, बिल्कुल पूरा अंडरलाइन करके कि प्लेटिपस में होता है, घोंघों में होता है, काकरोच में होता है, या मोर में होता है? किसमें होता है बताना है आपको। 7 क्वेश्चन। काकरोच, काकरोच में जो है कीड़ों वाला होता है। पक्षी, पक्षी बिल्कुल, पक्षी सही है इसका। क्या आएगा? मोर, मोर में होता है। ये किसमें होता है? मोर, मोर पक्षियों में होता है। जब मोर हुआ मुर्गा या मुर्गी, इसमें ये होता है। ठीक है, अगला आता है दो लंबे पौधों के बीच क्रॉस से ऐसी संततियां बनती हैं जिसमें कुछ बौने पौधे थे, दोनों उन्हें जनकों
का जीनोटाइप क्या होगा। अब जो दोनों जनक थे उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी टी होगा व कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी व कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी व स्मॉल टी टी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा 8, क्वेश्चन क्रमांक 8 क्या होगा उनका जीनोटाइप जो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी व कैपिटल टी स्मॉल टी उसका जीनोटाइप होगा। ठीक है, अब आ जाता है एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 है, एक द्विसंकर क्रॉस में अगर 9:3:3:1 का फिनोटिपिक जो है रेशियो यानी अनुपात प्राप्त हुआ तो यह बताता है कि दो जीन के एलील एक दूसरे से परस्पर क्रिया कर रहे हैं। यह बहुजीनी वंशागति है। यह बहुएलीलम का उदाहरण है। दोनों जीनों के एलील स्वतंत्र रूप से पृथक हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, तो हैगा दो जीनों के एलील स्वतंत्र रूप से पृथक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दो जीन के जो एलील हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हैगा मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन, इसका कौन सा था डी। अच्छा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीनों के लिए सही है जो स्थित होते हैं असमजात क्रोमोसोम्स पर, समजात क्रोमोसोम्स पर, या बाह्य नाभिकीय अनुवांशिक पदार्थ पर, या सभी क्रोमोसोम्स पर। तो क्या आंसर है 10 का, असमजात क्रोमोसोम्स पर होते हैं। किस पर होते हैं वो, असमजात क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। ठीक है, उनके लिए होता है ये। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैगा हमारा वो हैगा कि कीटों के कुछ टैक्सोन में कुछ में से 17 क्रोमोसोम्स व कुछ अन्य में से 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 17 व 18 क्रोमोसोम्स वाले यह जीव होते हैं क्रमशः नर व मादा, क्रमशः मादा व नर, सभी नर या सभी मादा। ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से बताया कि जो लिंग निर्धारण होता है कीटों में वो संख्या के आधार पर होता है। तो किस में अधिक संख्या होती है, तो मादा जो होती है उसमें क्या होती है, अधिक संख्या होती है। उस हिसाब से आप लगा लीजिए। तो पहले 17 है, 17 यानी नर में कम होती है, तो पहला नर आएगा। नर व मादा कौन सा है, 11 का पहला नर व मादा, बिल्कुल सही है, पहला सही है। कौन सा है, नर व मादा, नर में कम होंगी व मादा में अधिक होंगी। ठीक है, अब आ जाती हैं मनुष्यों में की अनेक पीढ़ियों में किसी जीन की वंशागति का तरीका वंशागति विश्लेषण के अध्ययन किया जाता है। तो वंशागति विश्लेषण में अध्ययन किए लक्षण किसके समतुल्य हैं, जो वंशागति विश्लेषण में अध्ययन किए गए लक्षण है वो किसके समतुल्य है, मात्रात्मक विभेदक या फिर मेंडलीय विभेदक या फिर बहुजीनी विभेदक या मात्र विभेदक, किसके विभेदक होते हैं वो, 12 का आंसर मेंडलीय विभेदक। क्या होते हैं वो, मेंडलीय विभेदक होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आता है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस जो था में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप व जीनोटाइप का जो की संख्या थी वो क्या थी, उसमें कितने फिनोटाइप थे कितने जीनोटाइप थे, फिनोटाइप 4 थे जीनोटाइप 16 थे, या फिर फिनोटाइप 9 थे और जीनोटाइप 4 थे, फिनोटाइप 4 थे जीनोटाइप 8 थे, फिनोटाइप 4 थे और जीनोटाइप 9 थे। क्या था संख्या, 13 का आएगा डी, यानी फिनोटाइप 4 थे, फिनोटाइप कितने थे 4 थे और जीनोटाइप 9 थे। इसको आप याद रख लीजिए, फिनोटाइप कितने थे 4 थे, जीनोटाइप कितने थे 9 थे। वो हमने रेशियो याद किया था ना, अभी हमने लिख के बताया था, वो रेशियो था फिनोटाइप का और जीनोटाइप कितने थे उसके, फिनोटाइप कितने थे वो जीनोटाइप का था, ये फिनोटाइप कितने थे, फिनोटाइप थे उसके 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैगा कि किसी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता व पिता का रक्त समूह क्रमशः ए व बी है। तो माता व पिता का जीनोटाइप क्या होगा, उसके माता व पिता का जीनोटाइप क्या होगा। माता ए रक्त समूह के लिए समयुग्मकी व पिता बी के लिए विषमयुग्मकी, माता ए रक्त समूह के लिए विषमयुग्मकी तथा पिता बी के लिए समयुग्मकी, माता व पिता दोनों क्रमशः रक्त समूह ए व बी के लिए विषमयुग्मकी और माता व पिता दोनों क्रमशः ए व बी के लिए समयुग्मकी। क्या आंसर होगा 14 का, ए
विषम युग्मकी की कंडीशन बनती है तो सी हैगा। माता व पिता दोनों क्रमशः रक्त समूह ए व बी के कैसे होंगे? विषम युग्मकी होंगे। माता व पिता दोनों ही ए बी रक्त समूह के कैसे होंगे? विषम युग्मकी होंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने वो क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इसका जो आंसर था डी था, इसका जो आंसर था सी था। आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था क्लियर हो चुका है। ये इसकी फाइनल आंसर की हैं। आप इसको हमारे पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे चैनल है का टेलीग्राम का आकाश लेक्चर, आप वहाँ जाकर भी इसको हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे सारे पीडीएफ नोट्स हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। पूरे फ्री वर्जन पर हैं, कोई पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन पे हैं। आप टोटल कोई फी पे नहीं करना होगा आपको, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री आप क्वेश्चन को ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। आकर मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।